अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को लेकर कल से शुरू होने वाला हफ्ता अहम है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस हद तक तो अमल दरामद कर चुका है कि अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर करने वाले 39 अरकान असम्बली समेत 3 सूबाई असम्बलियों के 93 अरकान को नोटिफाई किया जा चुका है। लेकिन 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया था कि वो 41 आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत के बाद 7 दिन में मुतल्लिका सियासी जमात से तस्दीक कराएंगे। और अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कल इलेक्शन कमीशन के पास मुतल्लिका सियासी जमात से राब्ते के लिए आखिरी दिन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी सियासी स्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई करे कि वो इन आज़ाद अरकान के बयान हल्फी की तस्दीक कैसे कराए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट तफसीली फैसला इस हफ्ते या नहीं, और इलेक्शन कमीशन को फैसले पर अमल दरामद के लिए क्या कोई गाइडलाइन दी जाती है या नहीं। अहम बात यह है कि अभी तक 8 अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला तो सामने नहीं आया है, मगर उन 2 जजेस जिन्होंने 11 जजेस के फैसले से इख्तलाफ करते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था, उन्होंने अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक मुख्तसर फैसले के बाद 15 दिनों का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी नहीं हुआ है और इस ताखीर की वजह से फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन गैर मौसर हो सकती है। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 के दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा और आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। 29 सफ़ात में मुश्तमिल फैसले के मुताबिक साबितशुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं तो यह अदालत का अपनी जानिब से खुद से तख्लीक करदा रिलीफ होगा। किसी भी आईनी इदारे को यह नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसे फैसले पर अमल करे जो आइन के मुताबिक ना हो। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तो अक्सरियती फैसले को मावराए आइन करार दे दिया है और आज वफाकी वजीर इत्तलात ने भी 2 जजेस के इख्तलाफी फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि इस फैसले में जजेस ने अहम नुकात उठाए हैं जिनका जवाब आना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। और ये बात भी दर्ज है कि तहरीक इंसाफ ना इसमें पार्टी थी ना दरख्वास्त गुजार थी, तो किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया। हम तो यही कह रहे थे पहले दिन से, वो रिलीफ दिया गया है जो मांगा नहीं गया था। ऑनरेबल 2 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के ये फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 175 और 185 में जो दायरा कार, जो दायरा इख्तियार तफवीज किया गया है, उससे बाहर जाकर अक्सरियत ने फैसला दिया है। उन्होंने जो आइन के आर्टिकल्स की को मुअत्तल करने के हवाले से बात की है कि मुअत्तल करके अमल दरामद होगा, ये बहुत बड़ा लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये एक तासर मिला है वन साइडेड रिलीफ का, इससे पूरे मुल्क में आइन को, कानून को धचका लगेगा और फ्लोर क्रॉसिंग लीगलाइज हो जाएगी। आर्टिकल 62, 63 जो है वो मुअत्तल हो जाएगा। अताउल्लाह 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला ना आने पर सवालात उठाए हैं। अहम बात यह कि हुकूमत 2 जजेस के इख्तलाफी फैसले को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे रही है, लेकिन 2 जजेस के इख्तलाफी फैसले में 2 नुकात पर कानूनी हलकों में न सिर्फ सवालात उठाए जा रहे हैं बल्कि उन 2 नुकात पर तनकीद भी की जा रही है। 2 जजेस ने अपने इख्तलाफी फैसले में लिखा है कि अगर अदालत का कोई भी हुक्म आइन से मुताबिकत ना रखता हो तो बाकी रियासती इदारों के लिए वो अदालती हुक्म बाइंडिंग नहीं है और रियासती इदारों पर लाजिम नहीं कि वो इस फैसले पर अमल दरामद करें। इसी तरह 2 जजेस के इख्तलाफी फैसले में तफसीली फैसले में ताखीर से नजरसानी की अपील गौर मौसर होने पर भी खदशे का इजहार किया गया है और इस पर भी कानूनी हलकों की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है। अहम बात यह कि इन 2 जजेस के अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी इससे पहले 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ हुकूमती रिव्यू पिटीशन के गैर मौसर होने की खदशे का इजहार किया था। अहम बात यह कि अक़लियती फैसले जो भी हो, इसका अक्सरियती फैसले पे कोई असर नहीं होता और ना ही अक़लियती फैसला अक्सरियती फैसले के अमल दरामद में किसी किस्म की रुकावट बन सकता है, यानी कि अक्सरियती फैसला ही अदालत का फैसला तस्लीम किया जाता है। इसके अलावा ये खबरें भी सामने आ रही है कि हुकूमत कल इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी कौमी असम्बली और सेनेट में पेश करने जा रही है, जिसमें मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक कोई जमात अगर मुकर्रर वक्त के अंदर मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाने में नाकाम रहती है तो उसे मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नूली के सीनियर रहनुमा और सेनेटर
तलाल चौधरी ने। तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक इख्तलाफी फैसला है 2 जजेस का, उसको हुकूमत इतनी ज़्यादा अहमियत दे रही है। आज वज़ीर इत्तलात ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर और कहा कि इससे कई संगीन सवालात खड़े हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ 8 जजेस का मेजॉरिटी फैसला तो है, लेकिन 3 और ऐसे जजेस थे जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी हैं, चीफ जस्टिस साहब, जिन्होंने ये कहा कि पीटीआई तो बतौर जमात थी और जो फैसला था 12 जनवरी का बल्ले वाला फैसला, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शहजाद साहब, जो नुकात उस फैसले में जिसे आप अक़लीती फ़ैसला कह रहे हैं उठाए गए हैं 2 जज साहिबान की तरफ से, वो काबिल गौर हैं। वो इतने काबिल गौर हैं कि इतने अहम हैं कि अगर उन नुकात को उनमें से आधों को भी तस्लीम कर लिया जाए तो जो अक्सरीती फ़ैसला है उसकी कोई आइनी हैसियत नहीं रहती। बहुत दफ़ा अक़लियत में आने वाले फ़ैसले हक़ और सच या आइन पर मबनी होते हैं। आपको याद होगा कि जब मार्शल लॉ लगते थे तो उसके बाद मार्शल लॉ को जब अदालतें दुआम देती थी, लेजिटिमेट करती थी, तो उस वक़्त भी जो मार्शल लॉ के अगेंस्ट होते थे तो वो कई दफ़ा अक़लीती फ़ैसले होते थे। तो कई दफ़ा अक़लीती फ़ैसले जो हैं वो तारीख़ में याद रखे जाते हैं। बेशक अक्सरियत जो है वो फ़ैसला करे और कुछ वक़्त के लिए उस पर अमल दरामद भी हो जाए, लेकिन अक़लीती फ़ैसलों की अहमियत तारीख़ में बड़ी अहम है और जो नुकात इसमें उठाए गए हैं वो काबिल गौर हैं। काश पार्लियामेंट उस पर पहले गौर करती। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पार्लियामेंट जो है, जब तक पार्लियामेंट नहीं बनेगी, पार्लियामेंट जब तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी रहेगी तो फिर इसी तरह इंक्रोच होता रहेगा, इसी तरह उनकी स्पेस ली जाती रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि जज साहिबान ने ना सिर्फ पार्लियामेंट को भी और बाकी इदारों को भी जगाया है कि आप अपने जो ज़िम्मेदारी है उसको भी देखें। तो तलाल साहब, आप कह रहे हैं कि अक्सर हम ये देखते हैं कि फ़ैसलों में जो अक़लीती फ़ैसला होता है वो ज़्यादा कानून के करीब, आइन के दायरे में आपको नज़र आता है। 62(1)(f) का जब ये फैसला हुआ कि तायात नाअहली ख़त्म की गई, मेजॉरिटी का फैसला तो यही था, नवाज शरीफ भी उसके बेनिफिशरी बने, लेकिन उसमें जस्टिस याया आफरीदी साहब ने इख्तलाफ किया था कि तायात नाअहली ऐसे नहीं ख़त्म हो सकती। तो वो अक़लियती फ़ैसला आपको अच्छा लगा था? या फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जब फुल कोर्ट बैठा था तो अक्सरियत जजेस ने कहा कि इम्प्लीमेंट होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, अक़लियत ने कहा कि नहीं होगा, तो क्या वो अक़लियती फ़ैसला भी आपको अच्छा लगा था उस वक्त? देखिए, मैंने ये कहा है कि कई दफ़ा अक़लीती फ़ैसले जो हैं वो तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखे जाते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल मैंने आमरीत को जब दुआम या आमरीत पर जब मोहर अदालतें लगाती हैं कि भी वो बिल्कुल ठीक है, लेजिटिमेट करती हैं, तो उस वक्त भी कई दफ़ा अक़लियत एक साइड पे हो जाती है। तो मैंने चंद फ़ैसलों की बात की है और इस बात का फ़ैसला तारीख़ भी करेगी, आइन और कानून को समझने वाले भी करेंगे। क्या इस नुकात जो 2 जज साहिबान ने उठाए हैं वो काबिल गौर हैं कि नहीं है? मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, मेरे लिए तो बड़ी तशवीश की बात है जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतनी बड़ी तकसीम हो आइन और कानूनी मामलात पे। ये बात तो फिलहाल तो ऐसा नजर आता है कि सुनहरे अल्फाज में वही फैसले लिखे जाएंगे जो सियासी जमातों को सूट करते हैं। हमने तो पिछले काफ़ी अरसे से यही ट्रेंड देखा है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस हैं, उनकी जजमेंट, उनका ओपिनियन मैटर ज़रूर करता है। लेकिन आप ये बात भी तो माने ना कि जो अक्सरियती फैसला है, अमल दरामद उस पर होना है और आपकी हुकूमत अमल दरामद करेगी उस पर। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि अमल दरामद तो वही होना चाहिए ना जो कानून में या आइन में दिया गया। मुझे ये बताइए कि अगर आर्मी एक्ट और उसमें एक रूल्स जिसमें एक्सटेंशन दी जाती है आर्मी चीफ को, वो रूल ना हो तो आप रेफर कर देते हैं पार्लियामेंट को मामला के 6 महीने में कानून साजी करें। और अगर एक आइन में खामोश है और आइन कहीं पे क्लियर नहीं है, उस क्लैरिटी मांगने के लिए आप पार्लियामेंट को नहीं भेजते, बल्कि अपना मर्जी का आइन, क्योंकि वो अक्सरियत है या जो भी है, लिख कर दे देते हैं। आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है। मैं दोबारा कह दूं, इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना होगा, नहीं तो ये जो पार्लियामेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनती हैं, ना अपना बनाया हुआ वजीर आजम बचा सकती हैं, ना अपना बनाया हुआ आइन बचा सकती हैं, और इनके सामने रीराइट होते हैं आइन, ये आंखें बंद करके बैठी रहती हैं। ये काम ऐसे तो नहीं जा, मुझे इस पे किसको इख्तलाफ नहीं है
कि ये एक ऐसा फैसला है जो कि रीराइट किया गया या अब एक नया कानून बनाया गया, ये कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है तलाल साहब देखें, जहां पे आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को एक म्युनिसिपल नहीं बनना चाहिए, वहीं पे आप ये भी नहीं कर सकते कि जमहूरी जो निज़ाम है, जो एक इंसाफ का निज़ाम है, जो आइन है, उसको ही आप पामाल कर दें, ये हिंट करते हुए कि फैसला जो भी हो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। फैसले पे बहरहाल अमल दरामद होना है। और चले, माजी में तो कुछ बुरे फैसले हुए हैं, पनामा का, उस पर भी अमल दरामद हुआ, यूसुफ रजा गिलानी साहब का फैसला था नायली का, उस पर भी हुआ, जो कंटेम्प्ट केस था उस पर भी हुआ। लेकिन यहाँ तो 11 जजेस ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई बहरहाल एक पार्टी थी, ईसीपी ने गलती की है तो उसको क्यों ना दुरुस्त किया जा सके। कैसे कह सकते हैं कि वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? देखिए, हमारी तारीख ही है, मियां नवाज शरीफ ताहियात नाअहल हुए, उन्होंने फैसला पहले तस्लीम किया, बाद में उस पर एतराज़ उठाया, और हमने हमेशा से ही फैसलों के सामने सर तस्लीम खम किया है। लेकिन मामला ये है कि इतनी इनक्रोच होते होते पार्लियामेंट की स्पेस, तो बिल्कुल मैंने आपको कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जितनी रह गई, जब दिल करे आप आइन बना डालें, जब दिल करे रीडाइट कर दें, जब दिल करे आप अपनी मर्जी की तशरीह कर दें। कौन सा ऐसा फैसलों को आर्टिकल है तो आइन मेरी का? बात सुन, मेरी पूरी बात। कौन सा ऐसा आइन का आर्टिकल है जो आप समझते हैं कि रीराइट हुआ है? मैं मेरी बात सुन लेना, मैं उस पे अभी उस पे आता हूं। शहजाद साहब, ये मामला जो है, आपका ख्याल है कि ये इसी तरह चलता रहे और हम अपनी वो क्या कहते हैं वो तनख्वाहें लेते रहें और वहाँ बैठे रहें? देखें, ये मामला पार्लियामेंट का, अगर पार्लियामेंट महसूस करेगी कि इसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए तो पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, और पार्लियामेंट को कोई कानून साजी से नहीं रोक सकता। और अगर कोई फैसलों को रिवर्ट कर सकता है, वापस कर सकता है फैसलों को, तो वो भी पार्लियामेंट है। सो पार्लियामेंट मदर इंस्टीट्यूशन है, वो जब चाहेगी अपने आइन और कानून में उसके इख्तियार दिए गए, वो उसके मुताबिक अपना काम कर लेगी। अच्छा, तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन एक्ट में आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, जिसमें अब आपने ये कहा है कि अगर किसी पार्टी ने रिजर्व सीट की लिस्ट नहीं दी है तो फिर वो उस पार्टी को रिजर्व सीट नहीं मिल सकेंगी, और अगर आपने 3 दिन में फैसला कर लिया है कि एक जमात आपने ज्वाइन करनी है तो उसको तब्दील नहीं किया जा सकेगा। तो पहले तो ये कंफर्म कर दें कि ये प्राइवेट मेंबर बिल था, कमेटी से पास हो गया, अब ये कल पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं आप इसको? देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल था तो फिर क्या हुआ, वोटिंग तो सारे मेंबर्स करते हैं ना जी, सारी पार्टीज करती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज में जाता है। और मुझे ये बताइए, मैं खुद इलेक्शन लड़ता रहा हूं, मैं जब लिख कर देता हूं कि मैं उम्मीदवार हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मैं अपना कवरिंग कैंडिडेट देता हूं, वो भी लिख के देता है। मैं कोई 2 कवरिंग कैंडिडेट दूं या मेरे और लोग टिकट चाहते हो, वो भी लिख के देते हैं, तो सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लिखते। आखिर में उसको समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर जो सर्टिफिकेट पेश करता है। अब उन 8 में से कोई भी जीत जाए और उसको बाद में आप डिक्लेयर कर दें, जिन हलकों में कहा गया कि ये पीटीआई के हैं, वहां 3-3, 4-4, 5-5 लोगों ने पीटीआई लिख के दिया। मेरा मतलब है ये कई तो प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है। मुझे एक बात बताएं तलाल साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं, किसने कहा, आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आप लेके आ सकते हैं, और पार्लियामेंट कहा कि आइन बनाना, कानून बनाना, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि एक फैसला आ गया है और उस फैसले को रिवर्ट करने के लिए या उस फैसले को कलअदम करने के लिए पार्लियामेंट कोई कानून बनाने की कोशिश करे। जो भी आप कानून बनाएंगे उसका इतलाक रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि पीछे से नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप ये कानून लेकर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे कलअदम हो जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, ऐसा तो नहीं होने जा रहा ना। ठीक है, गुजारिश ये है, पार्लियामेंट का इख्तियार है, बहुत दफ़ा सुप्रीम कोर्ट फैसले करती है कि इसका इतलाक फलां जगह टाइम से होगा, तो और होता है। और इसी तरह मुझे ये बताइए, जब आमरीत में कई तरमीमें कर दी जाती हैं, सब कुछ कर दिया जाता है, फिर पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, पार्लियामेंट कहती है चलें जो हो गया सो हो गया, उस पर मोहर लगा देती है, तो वो भी तो हो जाता है ना। तो अगर अब ये फैसला, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो इसको 2017 से लागू करे या आज से लागू करे, और जो वो बेहतर समझेंगे कानून और ऐसे बनते रहे तो वो बना सकती है। आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये जो कानून आप लेकर आ रहे हैं, दिया जाए, जो कानून आप लेकर आ रहे हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा, 2017 से उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट जो मुनासिब समझे वो कर सकती है। अब ये फैसला ये तो नहीं उन्होंने दिया कि पार्लियामेंट को काम से रोक देंगे,
या ये कानून इस तरह पहले नहीं बनते रहे? नहीं, देखें तलाल साहब, ये भी नहीं हो सकता ना कि कोई फैसले की हैसियत खत्म करने के लिए आप कोई कानून लाएं जो आपको बेनिफिट करता हो। ये भी तो नहीं हो सकता ना। इस तरह तो फिर अदालतें बंद कर दे, क्योंकि अदालत कोई भी फैसला देगी तो आप कहेंगे कि नहीं हम कानून बदल देते हैं। कल खुदा ना खास्ता कोई पार्लियामेंटेरियन 302 पे लग जाता है, कोई कत्ल कर देता है, तो फिर आप एक कानून बना दे कि नहीं 302 तो जो है वो सजा ही नहीं है, वो गुनाह ही नहीं है। ये किस तरह का पार्लियामेंट होगा कि मतलब वो खत्म ही कर दे उस चीज को, फैसले को। शहजाद साहब ठंडे दिल से एक मेरी बात समझ लें। पार्लियामेंट मदर इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून और आइन की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट बनी है। पार्लियामेंट चाहे तो किसी अदारे में जो चाहे कर सकती है। अगर कोई ये समझता है कि पार्लियामेंट पे लागू किया जा सकता है या पार्लियामेंट से बड़ा अदारा बना जा सकता है किसी फैसले से, नहीं। पार्लियामेंट मदर इंस्टीट्यूशन है। वो जब कोई चाहे फैसला, कोई नया फैसला या कोई रिवर्ट करना या किसी अदारे को किसी काम से रोकना या उसमें कोई तरमीम करना, ये उसका अख्तियार है। और अगर ये पार्लियामेंट ने ये भी नहीं करना तो फिर क्या हम TADA लेने के लिए वहां बैठे हुए? फिर तो कोई काम नहीं। सो ये कानून साजी हमारा हक है। और मुझे ये बताएं, जब ये कहा गया था 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम कहा गया था कि ये करें क्योंकि हमें ये पसंद है, उस वक्त जब उन्होंने कर दी तो पार्लियामेंट बड़ी अच्छी थी। जब कहा गया कि एक्सटेंशन देनी थी आर्मी चीफ को, वो भेजा गया। तलाल साहब, तो बेसिकली अब आप ये बता रहे हैं हमने कर दी तो बड़े अच्छे थे, अब हम अपनी मर्जी से कानून बनाए, हमें नहीं आप जो है तो ये हम पार्लियामेंट अच्छी नहीं। सही है। अब आप जो है पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी करके जुडिशरी के सामने, पार्लियामेंट को जुडिशरी के सामने रख देंगे। जैसे कि पिछले साल हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 सूबों में इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास की, करारदादें मंजूर हुई कि नहीं, ना हमारे पास बजट है, ना हम सिक्योरिटी प्रोवाइड सकते हैं। तो वही अमल आप दोहरा रहे हैं। अब इसमें मसला ये है तलाल चौधरी साहब कि चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हो, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल का फैसला करे, या माजी के चीफ जस्टिस चले, उनके तो फैसलों पे आपको कुछ एतराजात थे, बायसेस के आप इल्जाम लगाते थे। लेकिन अब आप सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे, जिसने कहा PTI एक पार्टी थी। मतलब कोई तो फैसला माने ना। हर फैसला जो आपके खिलाफ आएगा आप कहेंगे उसको कानून बदल के हम खत्म कर देंगे। शहजाद साहब, पाकिस्तान में जो आइन है उसको समझने की कोशिश करें कि वो किस थ्योरी पे बना था। पार्लियामेंट मदर इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट को अपनी कानून साजी वक्त के हिसाब से करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम समझते हैं कि किसी जगह सुप्रीम कोर्ट ने या किसी इदारे ने गलत उसकी तशरीह कर दी है या वो यहाँ पर मजीद कानून साजी की ज़रूरत है, कोई अबहाम था, तो जिस तरह के इसमें भी अबहाम की वजह से फैसला जो है वो अपनी मनमर्जी से वो अब मुझे बात का जवाब दीजिएगा चाहती थी कि ये जो आप करेंगे, अगर जो आप कह रहे हैं और ऐसा करते हैं, ये लड़ाई जुडिशरी के साथ आपकी बढ़ेगी। इसका मैं मकसद जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखें अगर नॉर्मल हालात में इलेक्शंस होते तो ये रिजर्व सीट्स आपको नहीं मिली थी, क्योंकि आप जितनी जीते उस प्रोपोर्शन से आपको मिलती। आप लोगों ने एक मूव चला, ECP ने सपोर्ट किया, वो नशिस्तें आपको मिल गई। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर रही है कि नहीं वो आपको नहीं मिल सकती है, तो आपकी एक अटेम्प्ट थी, वो नाकाम हो गई। आगे बढ़े, मेजॉरिटी अभी भी बड़ी तादाद में 209 अरकान फिर भी रहेंगे हुकूमती इत्तेहाद के। तो डेस्परेशन क्या है? क्यों वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए? मतलब बज़िद क्यों है कि ये 20 सीटें भी हमें चाहिए कौमी असेंबली में? क्या वजह है इसकी भी? शहजाद साहब, मुझे ये बता दें कि ये जो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सबॉर्डिनेट अदारा बन जाए, किसी अदारे को कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो उसके बाद पार्लियामेंट कहे कि अब हमें सुलह कर लेनी चाहिए। और ये आपने कैसे सोच लिया कि पार्लियामेंट अगर बनाए हुए कानून के बाद उसको कोई अदारा मुहाजरा ही समझ ले? ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल है, ये तो आप बिल्कुल आइन से बाहर की बात कर रहे हैं। यानी अगर पार्लियामेंट ने ओवरसाइट नहीं करना, आप पार्लियामेंट ने ओवरसाइट नहीं कर रहे, आप ओवरराइड कर रहे हैं, इदारों को डायरेक्ट नहीं करना, ओवरसाइट नहीं कर रहे पार्लियामेंट। सो ये क्या नहीं, मुझे एक मिनट, शहजाद साहब आप फरमा रहे हैं कि ये मुहाजराई है। ओ भाई, पार्लियामेंट की ये क्या मुहाजराई हुई? हमारे बराबर मुहाजराई तो किसी बराबर वाले से करें। अगर मदर इंस्टीट्यूशन है जिसने पैदा किया सुप्रीम कोर्ट, ओवरसाइट और कानून साजी आपका हक है, लेकिन आप यहां पे कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है हम इसको ओवरराइड कर देंगे एक कानून लाकर। लेकिन चले, ये बात तो हो गई ना, आपने बार बार कहा पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन मुझे ये बताइए, ये 20 सीटें आपको क्यों चाहिए? क्योंकि चैमा गोइयां है, अफवाहें फैलती है ना फिर कि यार आपको शायद जुडिशल रिफॉर्म लाना है, शायद आप एक्सटेंशन, शायद आप जो जजेस की उम्र है उनको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। क्या इसलिए कर रहे हैं या कोई और वजह है इसकी?
देखिए, गुजारिश है, अगर हमें कोई इतनी ज़रूरत होती और इतनी हम डेस्परेट होते तो ये सीटें 20 जो हैं, ये तकरीबन महीना 1.5 महीना वो मेंबर लोग रहे हैं, सूबों के भी वफाक के भी, तो उस वक़्त पहले दिन ही कर लेते। हर चीज़ के लिए आप एक नेगेटिव थॉट या कॉन्स्पिरेसी सोच लेते हैं। और दूसरी बात, हमारे आंखों के सामने तो क्या 63A को शहबाज के केस में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, इस पे कान ना धरें, उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर दूसरी एक्सप्लेनेशन वो नहीं आई। आप कह रहे हैं, मेरी बात सुने, अगर आप कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, इन पे कान ना धरें, तो फिर मुझे ये बताएं, क्या आप वाकई ये समझते हैं ये हक बनता है ये 20 सीटें आप लोगों का? क्योंकि आप तो उतनी सीटें जीते ही नहीं है कि ये 20 सीटें आपको मिलनी चाहिए। देखिए, गुजारिश है, देखिए शहजाद साहब, कौन कह रहा है कि हमने कहा है कि हमारा हक बनता है? ठीक है, हमने जितनी सीटें मिली वो हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन जिसका हक नहीं बनता, आप इसलिए तो नहीं दे सकते कि क्योंकि ये अब किसी की नहीं खाली पड़ी है तो फलाने को मुझे बड़ा पसंद है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये बड़े लाडले हैं, इनको दे आओ। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं मिलती तो पीटीआई को भी ना मिले तो नहीं, देखे ना, वो पार्लियामेंट को वापस भेजते। यानी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अबहाम था एक्सटेंशन पर, चल ठीक है, ये सिर्फ एक छोटी सी वो जो आर्मी चीफ की वो वापस सही, मैं यहाँ क्लोज करूंगा क्योंकि बात आप कर चुके हैं कि ये पार्लियामेंट को वापस भेजते हुए पार्लियामेंट इस पे फैसला करता है। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर दिलशाद साहब की इस पे राय लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को रिजर्व सीट्स के हवाले से फैसला दिया था, उस पर अमल दरामद के हवाले से अगला हफ्ता अहम हो सकता है और उस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंवर दिलशाद साहब ने। कंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जो 39 अरकान है कौमी असम्बली से जिनका ताल्लुक है और उन्होंने अपनी वाबस्तगी पीटीआई से जाहिर की थी, उस हवाले से तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया था कि 41 अरकान जो कि आज़ाद हैसियत में है वो भी 15 दिन के अंदर अपनी पार्टी वाबस्तगी जाहिर करें और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 7 दिन के अंदर उसको कंफर्म करे। अब मामला यह है कि वो 7 दिन तो मुकम्मल होने वाले हैं इस हफ्ते, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है कि गाइडलाइंस जारी करें कि इस पार्टी का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो फिर कंफर्म कौन करेगा उन पार्टी सर्टिफिकेट्स को? आपको क्या नजर आ रहा है, जो 41 मेंबर्स का मामला है वो किस तरफ जा रहा है? मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था वो एक अक्सरियती फैसला था, और अक्सरियती फैसला जो है वो एक आइन और कानून के मुताबिक उसी पर अमल दरामद करना पड़ता है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर आयद की उन्होंने कहा कि इसको आइन के आर्टिकल 106 के तहत 75 के तहत इस पर बाकायदा एक उन्होंने शेड्यूल दें और 15 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर अपने कागजात जमा कराएं। अब यहाँ तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में वो उस पर अमल दरामद करें और अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं। ये बहुत बड़ा उनको एजाज मिला है, रिलीफ मिला है। आइन इसी तशरीह करते हुए उन्होंने को खास रिलीफ दिया गया है। आमतौर पर आइन के आर्टिकल 224 के तहत वो मुस्तहिक थे ही नहीं, लेकिन बहरहाल अब उनको इजाज़त मिल गई है तो अपने ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें और मिनॉरिटी की नशिस्तें जो है उनके कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जमा कराएं बाकायदगी के साथ। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान स्क्रूटनी करेगा और बाकायदा उसका एक तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक। लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक अच्छा खासा एक पॉइंट मिल गया है कि चूंकि इन्होंने अभी तक जमा नहीं कराया तो वो भी अपने फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। पीटीआई के मेंबरान है वो कह रहे हैं कि जो 41 मेंबरान है वो भी कह रहे हैं कि हमने अपने जो वाबस्तगी है वो जमा करवा दी है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो है पार्टी क़यादत से उस चीज़ को कंफर्म करना है, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन चला गया है सुप्रीम कोर्ट के पास कि इस पार्टी का तो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो हमें इस बात पे क्लैरिटी दी जाए, गाइडलाइन दी जाए। वो मामला कहाँ जाता है आपको नजर आ रहा है? वो ठीक है, अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में जो बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। लेकिन ये पेचीदा मसला हो गया है, बहुत पेचीदा हो गया है। और उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सेनेट की 11 नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा की खाली है, उस पर इलेक्शन नहीं हुआ और वहाँ का सेनेट जो है नामुकम्मल है। इसी तरह कौमी असम्बली में भी एक बड़ी अहम तब्दीली आ रही है ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें मिलने पर। तो ये सारे मामला जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा असर रोज पर फैसला करना पड़ेगा।
और कमर दिलशाद साहब ये बताइएगा कि ये जो सारा मामला है जो माइनॉरिटी जजमेंट के हवाले से, आज उस पर अता तारा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इसके बाद बड़े सवालात खड़े हो गए, लेकिन जो 2 जजेस का फैसला है वो तो एक इख्तलाफी नोट की उसकी एक हैसियत हो सकती है, लेकिन जो 8 जजेस का अक्सरियती फैसला है वो तो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, उस पर ना कोई फर्क पड़ेगा, ना उस पर जो अमल दरामद है वो रुकेगा। ऐसा ही है ना मामला? ये ऐसा ही होगा। मिनॉरिटी जो इख्तलाफी नोट आया है उन्होंने अपनी राय दे दी, लेकिन फैसला जो अक्सरियती बेंच ने किया है अगर उस पर फैसला अमल दरामद होना लाजमी है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और आइन के मुताबिक। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह शहजाद साहब कि हमारे जो वफाकी वज़रा हैं वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की मिनॉरिटी के हवाले से देखा जाए या अक्सरियत के हवाले दिया जाए, उस पर राय ज़री नहीं करनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के काजी फाजी सर ने पहले भी ऑर्डर जारी किया था कि ऐसा कमेंट्स ना करें, लेकिन बहरहाल वो कमेंट्स कर रहे हैं, वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो इसको वो कमेंट्स नहीं करना चाहिए। वफाकी हुकूमत को इसका पार्ट बनना ही नहीं चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन्नी दाद कौंसिल का मामला है, वो अपना फैसला करते रहे, वफाकी हुकूमत इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सही कमर साहब, क्योंकि ये जो अगर ये नॉर्मल हालात होते और पीटीआई एक बतौर जमात होती तो किसी भी तरीके से जो रिजर्व सीट वाला मामला है जो इस वक्त पीडीएम जमातों को मिल गई, नून लीग पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को मिल गई, वो तो सूरत हाल पैदा ही नहीं होती। जितनी सीटें वो जीतते थे उस प्रोपोर्शन से उनको सीटें मिलती, लेकिन अब यहाँ पे गैर मामूली हालात थे, उनको सीटें इजाफी मिल गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो आपकी एक अटेम्प्ट थी वो सीटें लेने की, वो नहीं मिल सकी। लेकिन अब भी हुकूमत बज़िद क्यों है कि ये सीटें पीटीआई को नहीं जानी चाहिए, हमें जानी चाहिए? इसके पीछे क्या मकसद नजर आ रहा है? नहीं, ये तो जहर है। ये सारी लफाजी बातें हो रही हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है एतराज़ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज़ कर रहे हैं, मिनॉरिटी के फैसले पर एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन असूली तौर पर जो फैसला आ चुका है अक्सरियती बेंच का, उसके मुताबिक ये सारी कार्रवाई होनी है और आप आगे चल के इसके बड़े नतीजे सामने आएंगे। अब अगर वो नशिस्तें मिल जाती हैं तहरीक इंसाफ को या सुन्नी दाद कौंसिल को, तो पूरी कौमी असम्बली का ढांचा ही तब्दील हो जाएगा, उसमें इनकी अक्सरियत आ जाएगी। उस पर जो है एक प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी से हालात का जायजा ले रहे हैं, तो वो ये कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि आप आइन के आर्टिकल 91 सब सेक्शन 7 के तहत आप एतमाद का वोट हासिल करें। अब अगर शहबाज शरीफ एतमाद का वोट हासिल ना कर सके तो उनकी हुकूमत तहरीर हो जाएगी। तो ये सारे, लेकिन फिर भी नंबर गेम में बड़ा वाज़ेह फर्क रहेगा। हुकूमत अपनी 2/3 मेजॉरिटी तो लूज कर जाएगी, लेकिन बहरहाल उनकी जो सादा अक्सरियत है वो मौजूद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद एक और अहम मौजू पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नून लीग की हुकूमत में सोशल मीडिया को जिस तरह कंट्रोल करने और डिजिटल स्पेस पर जिस किस्म की पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है और अब भी की जा रही है, उसने हुकूमती जमातों के जमहूरी रवैयों पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। और अलमिया यह है कि पहले तो हुकूमत सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाती है, फिर अपनी इन कोशिशों को खुफिया रखने और पाबंदियों से आवाम को लाइल रखने के लिए वुज़रा और हुकाम की जानिब से गुमराहकुन बयानात दिए जाते हैं। कहा जाता है कि सोशल मीडिया की किसी ऐप पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर बाद में जब यह वाज़ेह होता है कि हुकूमत की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई हैं और रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, तो अपने गैर जमहूरी इक़दाम को जवाब पेश करने के लिए दूसरे ममालिक की गुमराहकुन और झूठी मिसालें दी जाती हैं। इस हवाले से जियो फैक्ट चेक और उनकी एडिटर बेनज़ीर शाह दुरुस्त हक़ाइक़ हमारे सामने लाई हैं, जो एक एक करके वुज़रा के वीडियो बयानात के साथ आपके सामने रखते हैं। बेनज़ीर शाह के एक्स पर जारी थ्रेड के मुताबिक हुकूमती वुज़रा, कानून साज़ों और हुकाम की जानिब से सोशल मीडिया पर पाबंदियों से मुतल्लिक मुसलसल गुमराहकुन मालूमात फैलाई जा रही हैं, जिसे बेनकाब करना ज़रूरी है। अहम बात यह कि 17 फरवरी को शहबाज शरीफ हुकूमत कायम होने से पहले एक्स पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो आज तक जारी है, मगर शहबाज शरीफ की हुकूमत इक़्तिदार संभालने के बाद तकरीबन 1 माह तक एक्स पर पाबंदी का इनकार करती रही और वफाकी वुज़रा की जानिब से यह कहा जाता रहा कि एक्स पर कोई पाबंदी नहीं है, अगर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन है तो सामने लेकर आएं। 17 फरवरी से अब तक ट्विटर कभी जुज़वी और कभी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहता है, तो क्या आप कौम को बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ट्विटर को कब आज़ाद किया जाएगा? देखिए, ट्विटर चल रहा है, ट्विटर पे ट्वीट्स भी चल रहे हैं। कोई बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है तो आप मेरे इल्म में ले आएं, उस पर फिर बातचीत कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने एक्स पर पाबंदी ना होने का दावा किया, मगर यह दावा गलत बयानी पर मबनी था। आज तो ये हकीकत सबके सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान में एक्स पर पाबंदी है, मगर जिस रोज़ अता तारर ने दावा किया था उसके दो रोज़ बाद यानी कि 15 मार्च को मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी और मुल्की तंजीमों ने जियो फैक्ट चेक को ये तस्दीक की थी कि पाकिस्तान में 17 फरवरी से एक्स पर पाबंदी आयद है, जिसके बाद 18 मार्च को
वही अताउल्लाह तार साहब जो मीडिया से पाबंदी का नोटिफिकेशन दिखाने का मुतालबा कर रहे थे, उन्होंने पाबंदी का नोटिफिकेशन ना होने के बावजूद खुद एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में एक्स पर पाबंदी आयद है। हम जब हुकूमत में आए हैं तो ऑलरेडी ट्विटर बैन था और कोई ऑफिशियल उसका नोटिफिकेशन नहीं है, बट ऑब्वियसली सबको नज़र आ रहा है कि वो उसके सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उस तरह से नहीं चल रही और VPN के ज़रिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मैं ये चाहता हूँ कि हम एक चार्टर करें डूज एंड डोंट्स के ऊपर कि क्या रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और बाकायदा सियासी जमातें इस पर बात करें। एक चार्टर करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये चार्टर हो जाए तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा पिछले माह से मुल्क भर में इंटरनेट और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया ऐप्स की रफ्तार में कमी की शिकायत सामने आई है और इंटरनेट फायरवॉल की आजमाइश को रफ्तार में सुस्ती की वजह करार दिया जा रहा है। इस हवाले से 7 जून को द न्यूज़ की तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा ने अपनी खबर में बताया था कि हुकूमत सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए एक फायरवॉल लगाने जा रही है, जिसका मकसद सोशल मीडिया पर गैर पसंदीदा मवाद की रीच को कम करना होगा। मगर इस खबर के बाद हुकूमत फायरवॉल की आजमाइश से इनकार करती रही, जबकि 21 जुलाई को वफाकी वज़ीर इत्ताअत अता तारर ने फायरवॉल की आजमाइश की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि इंटरनेट की रफ्तार में कमी का ताल्लुक फायरवॉल से नहीं है। उन्होंने मंतक दी कि आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी के मसले की वजह से इंटरनेट की बंदिश का मसला कई मुल्कों में पेश आया है। फायरवॉल की तंसीब का जो है फैसला हुकूमत ने कर लिया, वफाकी हुकूमत ने। हम देख रहे हैं ट्विटर इतने अरसे से बंद है, व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा, तो आपको नहीं लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंटरनेट डाउन है दुनिया के कई ममालिक के अंदर। अमेरिका में फ़्लाइट ऑपरेशन भी जो हैं वो अफेक्ट हुए, उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वो इंटरनेट की एक ओवरऑल प्रॉब्लम आई है जिसको जो मेरे नोटिस में है। और इसी किस्म का दावा पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की जानिब से भी किया गया, मगर PTA और वफाकी वजीर अता तारर का यह दावा भी गलत बयानी पर मबनी था। हुकूमत की इस तरदीद के 4 रोज़ बाद 25 जुलाई को द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा ने खबर दी कि फायरवॉल को तजर्बाती बुनियादों पर चलाए जाने से मुल्क में सोशल मीडिया की रफ्तार कम हो गई है और ये बात इस सूरत हाल से आगाह बाखबर हुकाम ने खुद बताई है। खबर के मुताबिक हुकाम ने बताया कि हुकूमत ने यह फिल्टरिंग सिस्टम हासिल किया है और इसे नस्ब करने के लिए तरक्याती बजट में 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इसके अलावा मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन जो व्हाट्सएप की मालिक कंपनी है, उसने भी जियो फैक्ट चेक को बताया कि आलमी सतह पर व्हाट्सएप की सर्विसेज में सुस्ती या आलमी बंदिश का दावा दुरुस्त नहीं है। जियो फैक्ट चेक की 29 जुलाई की खबर के मुताबिक अता तारर ने जिस ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल आउटेज का दावा किया था वो मामला तो सिर्फ 19 जुलाई को पेश आया था, लेकिन पाकिस्तान में ये मसला 17 जुलाई से शुरू हुआ और आज तक जारी है। और तशवीश की बात यह है कि हुकूमत अभी तक फायरवॉल के जरिए इंटरनेट और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश की कोशिश से इनकारी है, मगर साथ ही इस बारे में अमरीका और बरतानिया की गलत मिसालें भी दी जा रही हैं। 23 जुलाई को नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि अमरीका और बरतानिया में भी रियासती सतह पर सोशल मीडिया मवाद को फिल्टर करने के लिए फायरवॉल्स लगाई गई हैं। फायरवॉल इस तरह कोई असल में कोई दीवार तो नहीं होती, बेसिकली आपका फ़िल्टर करने के लिए कि जब पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट और उनको वीकन करने की और मुल्क के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडास चीज़ें और पूरी दुनिया में है, अमेरिका में है, लंदन में है, अमेरिका में नहीं है, नहीं अमेरिका में है, सर अमेरिका में नहीं है, सर आप चेक कर लें, अमेरिका में नहीं है, फायरवॉल्स यूरोपियन यूनियन में कहीं भी नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में ऑलमोस्ट हर मुल्क में है, ठीक है, और ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट हर मुल्क में। देखिए, हम कोई कॉन्टेंट नहीं है, नहीं, आप मेरे ख्याल से कंफ्यूज कर रही हैं कंटेंट ब्लॉकेज जो चाइना में है और इसको कर रही हैं। ये प्लेसमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पुरानी एक सिस्टम एक सेटअप चल रहा था और उसी को आगे लेके जा रहे हैं। मगर दानियाल चौधरी का ये दावा भी गुमराहकुन और बेबुनियाद है। जियो फैक्ट चेक की साफ़ी समन अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों के हुकाम और माहिरीन ने जियो फैक्ट चेक को बताया है कि अमरीका और बरतानिया में रियासती सतह पर ऐसी कोई फायरवॉल नस्ब नहीं की गई है। एक अमरीकी इदारे के हुकाम ने बताया कि यकीनन अमरीका में सोशल मीडिया पर गैर कानूनी मवाद फैलाने पर आपको प्रोसिक्यूट तो किया जा सकता है, मगर अमरीका में ऐसी कोई रुकावट नहीं है जो सोशल मीडिया मवाद को फिल्टर कर सके। यानी हुकूमती वुज़रा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदियों और रुकावटों से मुतल्लिक मुसलसल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और तशवीश की बात यह है कि सोशल मीडिया पर इन गैर एलानिया पाबंदियों और सेंसरशिप ने जहां आज़ादी इज़हार के हक़ को ख़तरे में डाल दिया है, वहीं इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े कारोबार के मुस्तकबिल पर भी कई सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि ई-कॉमर्स से वाबस्ता कई इदारे VPNs के जरिए अपने कारोबार को फैलाते हैं। मगर अब PTA की जानिब से ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि वो मुल्क भर में VPNs को भी ब्लॉक कर सकते हैं। हुकूमत सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो इसके क्या असरात होंगे, ये सारे सवालात अपनी जगह पर हैं। मगर यह हुकूमत को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर उसे सेंसरशिप पर तनकीद से बचना है
तो उसे मुकम्मल और असल हकायक सामने लाना होंगे, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज और गुमराहकुन मवाद लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकते हैं, जिसकी एक ताज़ा मिसाल बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात हैं, जहां सोशल मीडिया पर गुमराहकुन और झूठी खबरों ने मुसलमानों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। इसलिए पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया रेगुलेशन की जरूरत से तो इनकार नहीं किया जा सकता, मगर रेगुलेशन और पाबंदियों से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फेक न्यूज क्या है और कैसे उसे निपटा जाए ये फैसला बंद कमरों में बैठे कुछ लोग नहीं कर सकते। हुकूमत को समझना होगा कि जमहूरी मुल्कों में फैसले कुछ अफराद नहीं बल्कि इज्तिमाई मुशावरत से किए जाते हैं, और वही फैसले मुल्क को दुरुस्त सिमत में आगे लेके जाते हैं, जहां इनफरादी फैसले मुसलत नहीं किए जाते बल्कि अहम फैसले स्टेक होल्डर्स से मुशावरत में और उनको एतमाद में लेकर किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।